जमरूश के जाने के बाद से अम्मा बेगम लाउंज में दाएं से बाएं चक्कर लगाते बार बार हवेली के गेट पर नजरें जमाए हुए थी। गेट खुलने पर नवाब साहब की कार अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे यूशा और किहान दूसरी कार में नजर आए और तीसरी कार खाली थी। अम्मा बेगम का दिल दहल गया। क्या हुआ उसे? वो तेजी से पोर्च में निकल आई। महाबीर डगमगाते हुए एक तरफ यूशा और दूसरी तरफ आगा साहब को थामे चलता अंदर दाखिल हो रहा था। कुछ नहीं, शायद घबरा गया, कि हाँ ने बेबाकी से कहा और अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। अम्मा उसे नजरअंदाज करके महाबीर के सामने आ गई। महाबीर को कमरे में आराम करने लेटाकर वो तीनों नवाब साहब के स्टडी रूम में आमने सामने खड़े थे। कब से चल रहे ये सब? उन्होंने डटी आवाज में पूछा। 1 माह से, अम्मा बेगम ने जवाब देने में पहल की। मेरी पीठ पीछे आप दोनों ने हाथ मिला लिया, हाँ, और जट गए महाबीर को नॉर्मल करने। ये सोचा कि उस सब का उसके जहन पर क्या असर पड़ेगा। उनकी हवकी बरकरार रही। जहन पर मुस्बत असरात पड़े हैं आगा साहब। वह बातों को समझने लगे हैं, अपने एहसासात और जज्बात को कंट्रोल करने लगे हैं। जमरूश ने अपनी जानिब से तसल्ली दी। क्या आप उसे ठीक होता नहीं देखना चाहते? अम्मा बेगम ने शोहर का हाथ थामे मुतरन्नम नजरों से देखा। देखना चाहता हूँ, पर आप दोनों उसे मजीद बीमार कर देंगे। वो ऐसे ठीक नहीं होगा। शामिर साहब मुतमिन ना हुए। किसी को मार कर भी तो वो ठीक नहीं होगा। उसे बस हमारी तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत है। यकीन कीजिए, ये कत्लो गारत बंद कर दीजिए। जमरूश ने उम्मीद बांधने की नई कोशिश की। ठीक है, मैं बंद कर दूंगा। आज जो हुआ सो हुआ, पर अगर दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ी तो आप दोनों फिर कभी उसके पास भी नहीं जाओगी। अब की बार उन्होंने हामी तो भरी, पर साथ साथ तरदीद भी की। अम्मा बेगम और समरूश ने सुकून का सांस लेते सर अस्पात में हिलाया। दरवाजे के पीछे उनकी गुफ्तगू सुनती मनसा ये इनका शफात सुनकर हड़बड़ी में भागी। तुम क्या कर रहे हो यूशा? कोई तरीका मिला या नहीं? वहां वो सब महावीर को नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिशों में लगे हैं। अगर वो सच में नॉर्मल हो गया तो हमें अभी जितनी कदर मिल रही है ये भी हाथ से चली जाएगी। परेशान हाल उसने यूशा को झंझोड़ डाला था। फिक्र मत करो, मुझे तोड़ मिल गया। वह बेड पर नीम दराज लेटे सिगरेट का कश लेते गोया हुआ। मनसा उसके पास बैठती उसकी बातों पर कान धर गई। आगा साहब की कमजोरी महापीर है और महापीर की कमजोरी समरूश। पहले हमें समरूश को खत्म करना होगा। वह रास्ते से हटेगी तो महावीर पहले से भी बदतर हो जाएगा, और महावीर टूटेगा तो आगा साहब कमजोर पड़ जाएंगे। उसने धुआं उड़ाते प्लानिंग की, और फिर हम आसानी से सारी जायदाद पर कब्जा कर सकते हैं। मनसा ने उसकी अधूरी बात मुकम्मल की। योशा ने सर को खम देकर पलकें झपकाई। उन दोनों के दिलों में नफरत और हसद की ये आग कितनी जिंदगियों को बर्बाद करने वाला था, ये वक्त ही बता सकता था। ये इंसान के अपने हाथों में है कि वह अपने दिलों को दूसरों के लिए कितना खूबसूरत बनाता है। इंसान चाहे तो इखलास के रंगों से भर दे, चाहे तो बगस और हसद से काला कर दे, मगर अल्लाह को पसंद तो इखलास भरा दिल ही होता है। जमरूश रूम में आए तो महाबीर उठा हुआ था। वो आंखें खोले चौतलेटे फानूस को देख रहा था। उसके आने पर भी कोई रद्द अमल न दिखाया। जमरूश चेंज कर बेड पर आकर लेटी तो तब भी वो ऐसे ही लेटा रहा। भूख लगी है तो खाना ला दूं? उसने प्यार से पूछा था। महाबीर ने बेतासुर रहा। मुझसे बहुत प्यार करते हो? उसने पूछते हुए हाथ बढ़ाकर उसका रुख अपनी सिमत किया। महाबीर ने एक नजर उसे देखा और पलके झपकाते उठकर बैठ गया। धड़कन पीठ से तेज होती महसूस हुई। आगा साहब मुझसे नाराज होंगे। उसके दिल में समरूश के लिए मोहब्बत थी या नहीं वो फिलहाल नहीं जानता था, पर जिसके लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत थी उन्हें नाराज करना उसे बर्दाश्त ना हुआ। बिल्कुल नहीं, वो खुश हैं कि आप सही गलत का फर्क कर पा रहे हैं। आपसे वो कभी नाराज नहीं हो सकते। इंसान की नाहक जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। आप उससे बच जाओ तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होगी। जमरूश ने समझाने की कोशिश करते उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, वो मुझसे बात करने नहीं आए। महाबीर का जहन आगा साहब की फिक्र में ही झुंझता रहा। महाबीर, मैं बात करके आ रही हूँ। उनको लगा आप सो रहे हो, इसलिए नहीं आए। अब की बार समरूश मुतफक्कर हुई थी। महाबीर ने नफी में सर हिलाते अपना हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। एक ही जगह दाएं से बाएं होने लगा। थोड़ा बहुत इस शराब काबू करना तो ठीक था, मगर ऐसी हालत कैसे संभाली ये समरूश को समझ न आया। मेरा यकीन करो, आगा साहब आपसे नाराज नहीं है। उसने खड़े होते इत्मीनान देने की कोशिश की। महाबीर ने गुस्से में आते उसे परे किया। वो 2 कदम पीछे होते बेड की पाइंती से टकरा की। अब वो नाखून चबाते एक एक दराज खोल कर देखने लगा। जमरूश समझ गई कि वह क्या ढूंढ रहा है, मगर अपनी जगह साकित खड़ी रही। मेरी मेरी मेडिसिन। वो एक एक चीज उलट पुलट कर देखता खनकारा।
जमरूश ने खुद की हिम्मत बांधते थूक निगल कर गला तर किया। कौन सी मेडिसिन? जानबूझकर अनजान पन्ना भारी पड़ गया। महावीर होनहार नजरों से घूरते उसके सर पर पहुंच गया। मेरी मेडिसिन दो। वह गले पर जोर देता चिल्लाया। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वो तो बस नींद की गोलियां हैं जो बाकी सब ऐसे हालत में आराम दिलाने देती हैं आपको। जमरूश अपनी बात पर अड़की। मुझे वो चाहिए। अब इस शराब और तैश वसाबी दौरे में बदलने लगा। आपको वो नहीं चाहिए महावीर, खुद को अभी से नींद की गोलियों के आदी मत बनाओ। वो उसी जोर से चिल्लाते जवाब तो ही। आह, मैं मार दूंगा तुम्हें। उसकी सांस उखड़ने लगी। मार दे, मुझे मारने से सुकून मिलता है तो मार दे। वो उसके सामने डटकर खड़ी होकर समरुष की आंखों में जुनून था। वो देखना चाहती थी कि उसकी लगन जीतनी है। वो देखना चाहती थी कि उसकी लगन जीतती है या महाबीर का गुस्सा। उसे घूरते महाबीर ने हाथ हवा में बुलंद किया तो वहीं जमरोश ने सांस रोक ली। उसे मारने के बजाय वो एड़ियों के बल घुमा और पूरी कुवत से मुक्का दीवार पर दे मारा और एक के बाद दूसरा वार करने लगा। महाबीर, खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हैं? रुक जाए। जमरोश ने दोनों हाथों से उसका बाजू थाम कर अपनी कुवत जान लगाकर पीछे खींचा। महाबीर तैशो मलाल में तवाजन बरकरार न रख सका और उस खींचातानी में वो दोनों एक साथ बेड पर गिर पड़े। यूं के जमरूश बेड पर थी और महाबीर उसके ऊपर। माहौल में सकूत सा छा गया। घड़ी की टिक टिक और सांसों के शोर के अलावा कोई आवाज न थी। स्याह आंखें उसकी ब्राउन आंखों में मुकीद होगी। जमरूश की बाहों ने उसे अपनी पनाह में ले लिया। महाबीर के गुस्से पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। उसे माथे पर बिखरे बाल पीछे किए और चेहरा जमरूश के आगोश में छुपा लिया। उसका दिमाग कमजोर जरूर था मगर दिल और जज्बात 28 साल मर्द के थे जो जिनसे मुखालिफ की बाहों में तूफान की मानंद तेज हो गए। जमरूश के लिए ये पल हसीन लम्हात में से एक था। उसने आंखें बंद करके महाबीर के गिर्द बाजों हमाल कर लिए थे। उस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। लगाव हो तो इंसान खूबियां तलाश कर ही लेता है। जमरूश ने महाबीर की हर कमजोरी और खामी को एक साइड पर रखकर सिर्फ खूबियों को नजरबंद किया। उसके इसी चाह ने महाबीर को नॉर्मल इंसान की तरह जीने की तरफ माइल किया था। आफताब को तुलू हुए घंटों गुजर गए थे। चरिंद परिंद हवेली की लॉन के दरख्तों पर चहचहाकर अपने रिस्क की तलाश में निकल गए थे। अस्तबल के घोड़े सुबह की सैर को जाने को बेताब थे। हर सी नफ्स अपने अपने काम में जुट चुका था। परेशानी सिर्फ एक इंसान के चेहरे पर थी जो सुबह सादिक से लॉन लॉन्च और दूसरी मंजिल का तीसरा चक्कर काटकर अपने आप में बड़बड़ाते नीचे आ रहा था। क्या हुआ बहादुर खान, इतने परेशान क्यों हो? अम्मा बेगम किचन एरिया में जाते जाते रुककर मुस्तफसर हुई। बड़ी बेगम, वो महाबीर पापा आज सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं आए। उससे बचपन से आज तक कभी वर्जिश नागा नहीं की, इसलिए जरा फिक्र हो रही है। बहादुर काका मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए मुखातिब हुए। और समरूश? अम्मा बेगम ने बेयकीनी से सर उठाकर ऊपर बंद दरवाजे को देखा था। वो भी अब तक बाहर नहीं आई, इसीलिए तो ज्यादा घबरा गया हूँ। बहादुर खान ने उसे मुतफक्कर अंदाज में जवाब दिया। कहीं महाबीर ने उसे कुछ कर न दिया हो। अम्मा बेगम ने कल के वाकयात याद करते दिल में सोचा और सीढ़ियों का रुख किया। दूसरी तरफ समरूश गहरी नींद सो रही थी। उसकी नींद दरवाजे पर होती दस्तक से टूटी। गनोदगी में जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश करते वह वक्त का तयन न कर पाई। दरवाजे के पास अम्मा बेगम को अपना नाम पुकारते और दस्तक देते सुनकर वो पूरी तरह जागी। उसने हैरतजदा होकर कमरे में पूरी रोशनी फैली देखी तो हड़बड़ाकर करवट बदली। बेड की दूसरी साइड महाबीर बेफिक्र सो रहा था। वो अम्मा बेगम का यूं दरवाजा बजाना समझ के कंफर्टर से निकलकर तेज तेज पहले नाइट गाउन पहना, फिर बालों में हाथ फेर कर समेटे शॉल ओढ़ ली और दरवाजे को लपकी। क्या अल्लाह, मैं कितना परेशान हो गई थी। लॉक तोड़ने का सोच ही रही थी कि तुमने दरवाजा खोल दिया। अम्मा बेगम ने उसे दरवाजे की ओर से नमोदार होते देखकर शुक्र का सांस लिया। सॉरी, वो रात लेट सोए थे तो वक्त का पता नहीं चला। जमरूश मुतजब्जब होते माजरत खवा हुई। महाबीर ठीक है ना? मुझसे ज्यादा तो बहादुर काका परेशान हो रहा है कि आज उसके महाबीर बाबा ने वर्जिश नागा कर दी। अम्मा बेगम ने मजाहिया अंदाज में सर झटका। जी वो ठीक है, सो रहे हैं। जमरूश ने शर्माते हुए कहा। उससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अम्मा बेगम को महाबीर का इतनी देर तक सोए रहना मशकूक लगा। नहीं अम्मा बेगम, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अब तो कभी भी नहीं। जमरूश ने एतमाद से कहते उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। अम्मा बेगम ने अब की बार बगौर उसका चेहरा देखा था। जमरूश के चेहरे पर अलग ही नूर था। आंखों में हया, हाथों की गर्मी और गालों पर छाई सुर्खी उनके मिलन की दास्तान छुपा न सकी। अम्मा बेगम खुशी से सरशार होते खुलकर मुस्कुरा दी और उसके रुखसार पर हाथ रखकर जीते रहने की दुआ दी। जाओ आराम करो, महाबीर जब उठ जाए तो साथ में नाश्ता करने आ जाना।
अम्मा बेगम ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखते हिदायत दी। समरूश सर झुकाकर इस बात में जंबिश देते वापस कमरे में आ गई। अम्मा बेगम सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो बहादुर खान को वहीं दाएं से बाएं होते पाया। उन्हें आते देखकर वो फौरन सीधा हुआ। तुम भी ना बहादुर खान, कितना डरा दिया मुझे। भाई महाबीर अब शादीशुदा मर्द है, कभी कभार उठने में देर सवेर हो जाती है। तुम भी ना समझते नहीं हो। अम्मा बेगम ने धीमी आवाज में हूँ किया। माफी चाहता हूँ बड़ी बेगम, भूल गया था। बहादुर खान अपनी गलती पर शर्मिंदा होते बोला। हाँ ठीक है, जाओ तुम, तब तक कोई और काम कर लो। अम्मा बेगम ने हाथ झुलाकर उसे जाने का इशारा किया। बहादुर खान सर को हम देकर अपने क्वार्टर की सिमत बढ़ गया। जमरूश उस बंधन में बंद कर बहुत खुश थी। वह कमरे में वापस आकर कंधों से शाल हटाकर महाबीर के अकब में करीब लेट गई थी। उसे आज महाबीर पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने बाजू के नीचे से हाथ गुजार कर उसके सीने पर रखा और पेट की तरफ कंधे पर बोसा दिया। महाबीर ने सीने पर नरम लम्स महसूस कर लिया तो आंखें खोली। जिंदगी की नई सुबह की पहली किरण ने उसके चेहरे को छुआ था। उसका खिड़की की सिमत था। उसका चेहरा खिड़की की सिमत है, इसलिए बाहर पूरा सूरज तलु हुआ देखकर वह करंट खाकर उठ बैठा। जमरूश हड़बड़ा सी गई। उसे लगा महाबीर उसके इतने करीब आने से परेशान होकर उठ बैठा है। क्या हुआ? जमरूश ने पीछे से ही उसके कंधे के ऊपर से चेहरा आगे को किया। प्रैक्टिस मिस हो गई। उसे आज तलवारजनी ना करने का अफसोस हो रहा था। कोई बात नहीं, शाम में कर लेना। उसने मुतमईन होते उसके कंधे पर ही सर टिका दिया। मैं इतनी देर कैसे सोया रहा? महाबीर को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। जब इंसान मुकम्मल होता है, उसकी जिंदगी में हर तरफ से प्यार और सुकून छा जाता है, तो वो आराम से गहरी नींद सो जाता है। वो उसने एहसास के बारे में समझाने लगी। महाबीर पलटने लगा तो जमरूश ने अपना सर उठा लिया। वो हल्का मुड़ा और जमरूश की गोद में सर रख दिया। उसका रोशन चेहरा महाबीर के सामने हो गया था। थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका है। वह जमरूश को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए मशकूर हुआ कि आपकी किस्मत में होना लिखा था, इसलिए मुमकिन हो सके। जमरूश उसी अंदाज में कहते महाबीर की पेशानी पर लब रखी। हाँ, हमेशा मेरे पास रहोगी। उसने उस एहसास को दिल में भर दे आंखें बंद की। हमेशा साथ रहूंगी, उसने वादा किया। कभी छोड़कर नहीं जाओगी? उसने दूसरा वादा चाहा। कभी नहीं जाऊंगी, मर भी गई तो साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने उसी जज्बे से दूसरा वादा किया। महाबीर मुतमिन होते मुस्कुरा दिया। दिल में मोहब्बत के नए रिश्ते को जगह देते उन दोनों को मालूम नहीं था कि किस्मत बहुत जल्द पलटने वाली थी। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सेंट्रल टेबल पर जूस का गिलास पड़ा देखा। बहादुर खान फौरन से उसकी जानिब भागा, मगर इससे पहले महाबीर गिलास उठा चुका था। मैं दूसरा बना देता हूँ बाबा, ये गर्म हो गया है। बहादुर खान ने डरते हुए अपना हाथ बढ़ाया था। महाबीर ने आंखों में सख्ती लाए हाथ हवा में बुलंद किया तो बहादुर काका का कंधा अपने आप उठ गया और सर एक जानिब को झुकने लगा। हैरत से सर पर आसमान तब गिरा जब हाथ रुखसार पर पड़ने के बजाय कंधे पर पड़ा। कोई बात नहीं काका, रिलैक्स। महाबीर ने अपने मजबूत हाथ से उधेड़ उमर बाबा बहादुर काका का शाना थपथपाया था। बहादुर खान आंखों में नमी लिए मुस्कुरा दिया। महाबीर उसकी मुस्कान से बेतासुर रहा और जो उसका घुंड भरते लॉन में निकल गया। उन दोनों से कुछ फासले पर खवातीन ये मंजर देखकर दंग रह गई थी। जमरूश के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट थी। अम्मा बेगम के चेहरे पर खुशी, तमन्ना और हमना के चेहरे पर बेयकीनी। उनका मानो रंग ही उड़ गया था। ना महाबीर को गुस्सा आया था, ना काका पर हाथ उठाया था और ना ही हकलाया था, बल्कि वो नॉर्मल इंसान की तरह दरगुजर करके बढ़ गया था। ये बात काफी देर तक मुनस्सा और हमना को खटकती रही। तुमने देखा युषा? मुनस्सा ने हैरान कर देने वाले लहजे में उसे मुखातिब किया। क्या देखना था? वो लैपटॉप खोले, दो उंगलियों के माबेन सिगरेट फंसाए कुछ टाइप कर रहा था। महाबीर बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसा बर्ताव करे। आज तो उसने सुबह की प्रैक्टिस भी मिस कर दी और बहादुर काका पर गुस्सा भी नहीं हुआ। मुनस्सा अब तक शौक में थी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके तो मिजाज बदलते रहते हैं। वह कोई ईमेल लिखने में मगन था। युषा, तुम समझ नहीं रहे, वह हम जैसे नॉर्मल इंसानों की तरह हो गया, बात करते घबराया भी नहीं है। मुन्नसा ने तब कर उसका लैपटॉप बंद कर दिया। युषा सीधा होकर सीट की पुट से टेक लगाए सिगरेट नोशी करते उसकी बात गौर से सुनने लगा। समझ नहीं आई, जमरोश ने कुछ ही महीनों में उसे नॉर्मल कैसे बना दिया? वह अब युषा को देख रही थी मानो उससे जवाब मांग रही हो। क्या कह रही हो? महाबीर का पैदाइशी दिमाग कमजोर है, वो 4-5 महीनों में कहाँ नॉर्मल हो सकते हैं? युषा को उसका तबसरा बेमंतक लगा। कहीं वो शुरू से नॉर्मल तो नहीं था।
सिर्फ अम्मा बेगम और आगा साहब का लाडला बनने पागलपन करता होगा। मनसा हाथ थोड़ी के नीचे रख कर सोचों में गुम थी। अजीब बात करती हूँ, बचपन से आज तक हजारों डॉक्टर्स को दिखाया, सब ऑटिज्म की बीमारी बताते हैं और पूरी तरह नॉर्मल हो ही नहीं सकता। हाँ, कभी कभी नॉर्मल इंसानों जैसे हरकत कर सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। उसने सिगरेट एस्ट्रे में दबाते घर उठकर जाने लगा। तो तुम क्या उसकी पूरी तरह नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे हो? मनसा ने तंसिया कहते उसे रोका। मैं सिर्फ सही मौका का इंतजार कर रहा हूँ। वह सफाकी से कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मनसा अब भी मतवेश बैठी थी। चूंकि महावीर सुबह प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, इसलिए शाम के वक्त फवारे के पास खड़े कर रहा था। जमरोश कदरे फासले पर चेयर पर बैठी उसे देख रही थी कि कैसा था। आखिरी बार पर चिल्लाकर वह जमरोश के सामने खड़ा हुआ। उसका लंबा कंध, चौड़े शाने, कसरती जिस्म ढलते धूप में मशहूर कुन लग रहा था। बहुत बहुत अच्छा। कब से कह रहे हो? तलवारबाजी। जमरोश उसे सताइशी नजरों से देखते तारीफ करने लगी। 6 साल की उम्र से। वो माजी याद करते फीका सा मुस्कुरा दिया। मुझे भी सिखाओगे? उससे साथ खड़े होते फरमाइश की। तुम्हारे नाजुक हाथों में उसे उठाने की ताकत नहीं है। महाबीर ने मजाकिया कहते अपनी तलवार उसके आगे की। उसकी बात पर मुंह बनाते जमरुश ने तलवार थामी, पर वाकई दोनों हाथों का जोर लगाकर भी सीधा उठा ना पाई। वह तलवार वाकई बहुत भारी और मजबूत थी, जबकि उसके मुकाबले महाबीर एक हाथ से उसे हवा में उठा उठाकर चलाता था। उस बात से वो उसकी ताकत का अंदाजा चला चुकी थी। जिसामत से ताकतवर ही सही, पर दिमागी तौर पर कमजोर था, जिसका फायदा उसके भाई उठा रहे थे। मैं तलवार नहीं उठा सकती, पर आप ये किताब तो उठा सकते हैं। जमरोश ने एक किताब पकड़ाई। ये क्या है? महाबीर उलट पलट कर देखने लगा। किताब है, आज से आप पढ़ना लिखना भी सीखोगे। उसने खुशमिजाजी से आइब्रो उठा के कहा ताकि महाबीर की दिलचस्पी पैदा हो। मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कभी स्कूल नहीं गया। वो स्विच होता किताब फेंक गया। जमरोश चुकी और किताब उठा ली। मैं सिखाऊंगी, मेरे साथ पढ़ोगे ना? वह भागते हुए उसके पीछे लपकी। नहीं, वह दुरुस्ती से फंकारा। मेरी खातिर? जमरोश ने मासूमियत से कहते उसका बाजू पकड़ कर रोका। बिल्कुल नहीं। वो चिल्लाया और उसका हाथ झटक दिया। महाबीर प्लीज। जमरोश वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। उसे अभी महाबीर के जहन को रोशन करने के लिए मजीद मेहनत करनी थी। रात खाने के बाद मुन्नसा और हमना उसके साथ डाइनिंग टेबल साफ करवा रही थी जब मुन्नसा उसके सामने आई। ऐसा क्या तावीज़ पिला दिया महाबीर भाई को जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए, आगा साहब और अम्मा बेगम नहीं कर पाए, तुमने आते ही कर दिया? उसके लहजे में तंज के साथ साथ जलन भी महसूस हुआ। जमरोश हंस पड़ी। ज्यादा कुछ नहीं किया भाभी, वही किया है जो आप करती हैं। उसने मुन्नसा का तंज उसी पर पलट दिया। मुन्नसा ने आईब्रो मिलाई उसे देखा। अपने शौहर को अपने काबू में कर लिया। उससे बारी बारी मुन्नसा और हमना को देखा था, मगर प्यार से। बात मुकम्मल करके वो जाने के लिए मुड़ी। मुन्नसा और हमना ने हसद भरी नजरों का तबादला किया। भाभी, इंसान के दिमाग को सिर्फ एक चीज से काबू किया जा सकता है, वो है प्यार, शफकत। महाबीर जैसे इंसानों का दिमाग बच्चों की तरह क्या होता है? वो जिद करते हैं, रोते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। तो ऐसे इंसानों को प्यार से ट्रीट करना चाहिए। अगर हम भी उनके साथ जिद पर आ जाएं या गुस्सा करें तो वह मजीद बीमार पड़ सकते हैं। वो जाते जाते रुक कर गोया हुई। मुन्नसा ने अदम दिलचस्पी से रुख फेर लिया। ये सूरत की दीवानी दुनिया है, मन के अंदर कौन झांकता है? मगर मैंने महाबीर के मन को पढ़ा है बस। आखिरी फिक्रा कहकर वो रुकी नहीं थी। दूसरी तरफ महाबीर कमरे में बेड पर चौकड़ी किए बैठा जमरूश का मुंतजिर था। वह कमरे में आई तो उसे नजरअंदाज करके बेड की दूसरी साइड लेट गई। जमर। महाबीर हिचकिचाते हुए उसे पुकारा। जमरूश ने कोई असर नहीं लिया। वह हफ्की जाहिर करती रही। जमर। अब की बार सदा में कर्ब और जबान में कपकपाहट थी। इस तरह नजरअंदाज होने पर महाबीर बेचैन होने लगा। धड़कन बढ़ गई, सांस तेज हो गई। इस तरह अपनी अपनी जगह बैठे आगे पीछे होने लगा। जुमर। इस दफा आवाज बुलंद और बेलचक थी। एक पल को जमरूश का लहू खुश्क होने लगा। उससे खौफजदा होती आहिस्ता से करवट बदली। महाबीर सर घुटनों में दिए सिसक रहा था। पूरे बदन पर लर्जिश से तारी थी। जमरूश डर सी गई। महाबीर। उससे कदरे नरमी से पुकारा और उठकर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। महाबीर उसका लम्स महसूस करते ही एकदम मुड़ा और उसके खुले बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। आह। जमरूश करा उठी, आंखें बड़ी होगी। बेयकीनी ने घेर लिया था। वहीं महाबीर उसके कराहने पर मानो सदमे से बाहर आया और चौंक पड़ा। उससे फौरन से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बेड से उतरा। चेहरे के रंग फक से उड़ गए थे। जमरूश को ना देखने की खातिर पलट कर दीवार की जानिब मुंह कर लिया और खुद को ही थप्पड़ मारने लगा।
महाबीर क्या कर रहे हैं? समरूश का दिल दहल गया था। उसने लपक कर महाबीर के हाथ पकड़े, मगर वो उसकी मुदाखलत से कहाँ रुकने वाला था। थप्पड़ इतना जोरदार होता कि पूरा कमरा गूंज उठता। महाबीर रुक जाओ। नहीं। वो मुसलसल उसे रोकने लगी, जबकि महाबीर अपने आप में जूझ रहा था। उसे इर्द गिर्द से कोई गर्ज न था। जमरूश को कुछ समझ न आया क्या करे। अभी वो उसी कश्मकश में थी क्या महाबीर बेहोश होता गिर पड़ा। मुस्तरी वो पहले से थी, अब उसे गिरते देखकर उसके औसान ही खता हो गए। ये क्या हो गया महाबीर? महाबीर! उसने झुककर महाबीर को सीधा किया। बेसुध महाबीर का सर उसके बाजों में था। उसने थपकी देकर झंझोड़ा, लेकिन उसमें कोई हरकत न हुई। या अल्लाह, अब क्या करूं? उसने बेचैनी से नाखून दांत में दबाए। दूसरी तरफ शामिर साहब शबे ख्वाबी के ड्रेस में शेप को जाते कमरे में दाएं से बाएं हो रहे थे। दीपा बेगम सो रही थी। धीमी लाइट में भी शामिर साहब के चेहरे के परेशान सा आवाज़ें थे। वह कल से महाबीर के बर्ताव पर सोचों में गुम थे। उसका समरूश को देखकर साकित हो जाना, अपने आगा साहब के हुक्म की तकमील न करना और फिर समरूश के आगे आना, उसका हाथ पकड़ना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसके बदले खुद को डांटने का कहना और फिर तबीयत नासाज हो जाना, ये सब फेल घूम घूम कर शामिर साहब के जहन में गर्दिश कर रहे थे। महाबीर ठीक हो रहा है या मजीद बिगड़ है, और उस बात का तय नहीं कर पा रहे थे। अभी वो उन्हीं सोचों में गुम थे कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनी। शामिर साहब ख्यालात से निकलकर दरवाजे की सिमत बढ़े। धड़ धड़ दरवाजा बजने पर अम्मा बेगम भी घबरा कर उठ गई थी। आगा साहब! वो महाबीर को पता नहीं क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गए। जमरूश ने कांपते हुए हाल बयान किया। उसकी बात सुनकर शामिर साहब के औसान खता हो गए। वो उसे परे करते ऊपर की जानिब भागे। उनके पीछे अम्मा बेगम और जमरूश ने भी कदम बढ़ाए। बाहर से आती हड़बड़ी की आवाज़ें सुनकर यूशा और मनस्सा भी कमरे से बाहर आ गए। एक लम्हा लगा था हवेली की खामोशी को भगदड़ में तब्दील होने में। कमरे में आकर शामिर साहब फर्श पर पड़े महाबीर पर लपके और उसे सहारा देकर खुद से लगाया। उसे उसके हाथ मले चेहरे पर थपथपाया। एक के बाद एक करके सभी फैमिली मेंबर्स महाबीर के कमरे में जमा हो गए। महाबीर उठो, महाबीर! आगा साहब ने डटी आवाज़ में सदा दी, उस उम्मीद पर कि वह उनका हुक्म सुनकर होश में आ जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं सका। योशा और किहान की मदद से उन्होंने महाबीर को उठाकर बेड पर लेटाया। किहान, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। आगा साहब ने अपनी कोशिश नाकाम होते देखकर हिदायत दी। किहान सरस बात में हिलाते बाहर निकल गया। उसके पीछे यूशा भी निकल आया। अभी किहान डॉक्टर को कॉल मिलाता कि उसने उसे रोक लिया। वह बेयकीनी से उसे देखने लगा। उसके इरादे ठीक नहीं थे। 1 घंटा बाद डॉक्टर आया। उसने बाकियों को निकाल दिया और सिर्फ आगा साहब कमरे में मौजूद हैं। अम्मा बेगम बेचैन होती जमरूश के पास आई। जमरूश, अचानक क्या हो गया? सुबह तक तो सब ठीक था। तुम दोनों कितने खुश लग रहे थे, सब इतना अच्छे से चल रहा था, अब ये सब? अम्मा बेगम ने शिकवा किया। जमरूश ने दिमाग पर जोर दिया, पर कोई मखसूस वजह न ढूंढ पाई। मुझे नहीं पता अम्मा बेगम, मुझे सच में नहीं पता उन्हें अचानक क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। 2 आंसू टूटकर उसके गाल पर लड़के। वहीं डॉक्टर साहब मुआयना करके लंबा सांस खारिज करते मुड़े। अपने ग्लासेस उतारकर उन्होंने मुतफक्कर तासुरात बनाए नवाब साहब को देखा था, जो कब से उसके बोलने के मुंतज़िर थे। दिमाग बहुत तेज प्रोसेस कर है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस रिसेप्टर को अमल में लाए, इसलिए प्रेशर में आकर न्यूरॉन सुन्न हो गए और वह बेहोश हो गया। वह मेडिकल तजुर्बे से तफसीलात बताकर खामोश हुए। वह कब तक होश में आएगा? आगा साहब के अंदर क्षण से कुछ टूटा था। उनसे महाबीर की हालत देखी नहीं जा रही थी। कुछ कह नहीं सकते। पर नवाब साहब, ये अलामात अच्छे नहीं हैं। उसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई है। कल से दूसरी दफ़ा उसे अटैक आया। अगर फिर से अटैक हुआ तो? वह आखिरी फिक्रा कहते रुके थे। तो क्या? आगा साहब ने इस्तफसार किया। तो मजबूरन महाबीर को पागल खाने में दाखिल करना पड़ेगा। डॉक्टर ने सहमे हुए जुमला मुकम्मल किया। आगा साहब की आंखें खुल गई, लब खुश्क हो गया और चेहरा सर्द पड़ने लगा। उन्होंने अफसरदगी से गर्दन मोड़कर महाबीर को देखा था। उनका लख्त जिगर, जिसे वो जान से ज्यादा चाहते थे, उसे कभी पागल खाने भेजने की नौबत आएगी, उन्होंने सोचा न था। मजीद कुछ तबादला ख्याल करके वो दोनों महाबीर के कमरे से बाहर आए। डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए, जबकि आगा साहब हाथ कमर के पीछे बांधे ठोस तासुरात बनाए वहीं रुक गए थे। योशा और केहान डॉक्टर साहब को रुखसत करने हवेली के बाहर तक निकल आए। गेट अबूर करते डॉक्टर साहब के तासुरात बदल गए। योशा ने चंद रकम उनके सामने किए। डॉक्टर साहब ने नफरत से बारी बारी योशा और केहान को देखा और उसका हाथ परे किया। कितने हराम खोर हो तुम दोनों, अपने ही बाप और मासूर भाई से हसद करे हो। नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे, तुमने जबरदस्ती झूठ बुलवाया है मुझसे। तुम दोनों की वजह से न चाहते हुए भी मुझे नवाब साहब का भरोसा तोड़ना पड़ा। डॉक्टर साहब सर पकड़कर अफसोस में दाएं से बाएं करने लगे। अपनी औकात में रहो डॉक्टर, बहुत बोल रहे हो। ज्यादा होशियारी दिखाई तो उसकी सारी गोलियां तेरी छाती में उतार दूंगा।
केहान ने अपनी पस्तौल उसके सीने पर रखी। योशा ने हाथ बढ़ाकर केहान को रोका और एक कदम आगे आकर डॉक्टर के एन रूबरू आया। क्या हुआ है महावीर को? उसकी आवाज़ धीमी मगर लहजा बेलचक था। कुछ नहीं हुआ उसे, वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि पहले से बेहतर हो गया। काफ़ी सारे मुस्बत बदलाव आए हैं। डॉक्टर साहब ने जिद होते हकीकत बताई। योशा और केहान ने एक दूसरे को देखा था। क्या वह पूरी तरह से ठीक हो सकता है? क्या वो आम इंसानों जैसे बन सकता है? अब की बार योशा ने तैश में आते डॉक्टर का कॉलर दबोच लिया। उसे मनस्सा की बातें सच होती महसूस हुई। वह बीमार नहीं है छोटे साहब। डॉक्टर ने उसके हाथ झटक कर अपना कॉलर आज़ाद करवाया। महावीर की दिमागी हालत साइंसी तौर पर महज कमज़ोर है, जो कभी भी अपनी आम हालत पर आ सकता है। पूरी तरह तो नहीं, पर कम से कम 70 से 80% नॉर्मल इंसानों के दिमाग जैसे काम पे आ सकता है। डॉक्टर ने शिकायती नज़रों से बारी बारी उन दोनों को देखा। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। योशा ने हाथ झल्लाकर रुख फेर लिया। वो महावीर के नॉर्मल होने की नई फिक्र में मुब्तला हो गया था। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुमने जैसा कहा मैंने वही किया। नवाब साहब को गलत मालूमात थी, अब मेरा बेटा वापस करो। डॉक्टर साहब बेबसी से हाथ उठाए जाने से इनकार हुआ। हे डॉक्टर, अगर अभी खामोशी से चले गए तो सुबह तक तेरा बेटा अपने घर वापस 1 पीस में आएगा, लेकिन अगर तुमने अभी मजीद हंगामा किया तो उसके इतने टुकड़े करूंगा कि समेट नहीं पाओगे। दफा हो जाओ। यूशा गजब में आकर मुड़ा और डॉक्टर का जबड़ा दबोच कर धमकाया। डॉक्टर साहब ने खौफजदा होते सर इस्पात में हिलाया। यूशा ने उसे पूरे धकेलते अपनी गिरफ्त से आजाद किया। वो लड़खड़ाते हुए तेज तेज चलते वहां से चला गया। उसे जिंदा क्यों जाने दिया? उसे आगा साहब को हमारे खेल का बता दिया तो? किहान को डॉक्टर का जाना अच्छा नहीं लगा था। नहीं बताएगा। अगर आगा साहब को उसके झूठ का पता चला तो महावीर के होश में आते ही सबसे पहले उसका सर कटवाएंगे। फिर भी अगर वो आगा साहब के हाथ से बच गया तो हमसे नहीं बच पाएगा। यूशा ने मानी खेस मुस्कान के साथ कहते जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक अदद सिगरेट निकालकर होंठों में दबाया था। दूसरी तरफ महावीर की हालत का जानकर आगा साहब आग बगोला हो गए थे, जिसका निशाना समरूश बनी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा। पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हो मेरे बेटे पर। उन्होंने गुर्राते हुए उसे बाजू से जकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया। आह! जमरूश दूर होने की कोशिश करती सिसकी। तुम अब एक पल यहाँ नहीं रहोगे, निकल जाओ यहाँ से। उसे घसीटते हुए सीढ़ियों का रुख किया। शामिर, उसकी कोई गलती नहीं है, जाने दें। अम्मा बेगम ने मनाना चाहा, पर नवाब शामिर रईसानी अपने वकारो जलाल में थे। उन्होंने दीपा बेगम की एक न सुनी। आगा साहब, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मेरा निकाह हुआ है महावीर से। जमरूश हिम्मत करके बोली। शामिर साहब आधी सीढ़ियां उतर के वहीं रुके और वहशतनाक नजरों से उसे घूरा। तुम्हारा निकाह मैंने महावीर से करवाया था और अब मैं ही खत्म कर रहा हूं। अब से तुम दोनों का रिश्ता खत्म। और फिर से जोर देते उसे खींचते गए। शामिर रुक जाए, शामिर रुक जाए। अम्मा बेगम ने महम महम से कोशिश की। अब बीच में आई तो उसके साथ साथ आपको भी निकाल दूंगा। उन्होंने दीबा बेगम को धमकाया। वह अब दीदा होती पीछे होगी। जमरूश न चाहते हुए भी उनके पीछे चलते गए। उसका किसी भी तरह बस नहीं चल रहा था। अम्मा बेगम परेशान तासुरात बनाए उनको रोकती रही, पर शामिर साहब के नज़दीक वो इस वक्त वहां थी ही नहीं। शोर शराबा सुनकर मनस्सा और हमना भी बाहर आ गई थी। उफ, रोज रोज नया तमाशा, चैन से सोने भी नहीं देते। मनस्सा ने तपे अंदाज में सर झटका। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ। जमरूश ने सोफे का बाजू पकड़कर उनका उनका खींचा तानी रोकी। भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने चिल्लाते हुए समरूश का जबड़ा दबोचा। माहौल में पिन ड्रॉप खामोशी फैल गई। उनकी धाड़ इतनी ऊंची थी कि गेट के पास खड़े यूशा और केहान डर कर हवेली के अंदर को लपके। मेरे लिए महावीर की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है और तुम उसके लिए खतरा हो, और मैं अब तुम्हें उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब की बार वो दांत पर दांत जमाए, आंखों में सुर्खी हमाइल किए गुराए। जमरूश के आंसू बह निकले। उसके हाथों में कपकपी होने लगी। सोफे पर से गिरफ्त कमजोर पड़ गई। अब की बार आगा साहब ने उसका बाजू खींचा तो वो कटी डोर की तरह आगे बढ़ गई थी। शामिर, रुक जाए। इतनी रात को ये कहाँ जाएगी? दीबा बेगम ने हिचकिचाते हुए एक और कोशिश की। आपको इसके साथ निकाल दूं क्या? मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने करख्त लहजे में तायद चाही। दीबा बेगम भी इख्तियार सरनफी में हिलाते पीछे हो गई। आगा साहब ने मेन गेट के सिरे पर आकर जमरूश को बाहर की सिमत धकेला। वो बल खाते रह गई। ड्राइवर, इसे इसके घर छोड़ कर आओ। इतनी ही ऊंची धार से ड्राइवर को मुखातिब किया गया। मैं वहां नहीं जा सकती, मेरे बाबा शर्म से मर जाएंगे। उसे रूंधी हुई आवाज में कहा। आंसू जबत करते उसने सर झुकाया हुआ था। तो अपना कोई और ठिकाना बता देना, क्योंकि यहाँ से तो तुम अभी इसी वक्त जा रही हो।
आखिरी हुक्म सादर करते वो अंदर की सिमत मुड़ गई। अम्मा बेगम मायूसी से सर झुकाकर उनके पीछे चल पड़ी। बाकी अफराद तो उसमें सिरे से दिलचस्पी नहीं थे। जमरोश ने अपने मुंह पर हवेली का गेट बंद होते देखकर मुट्ठी सख्ती से भींच ली। उसके पास अपने माँ बाप के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।